स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले मैं कक्षा 8 से प्रमोट होकर के क्लास 9th में जितने भी स्टूडेंट हमारी संस्था के आए हैं उनका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे से परिचित हैं ही, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप फर्स्ट बार ऑनलाइन क्लास से रूबरू हो रहे हैं तो आप अपने मन से, दिमाग से बिल्कुल मतलब सक्षम हो जाओ कि हमारे को जो ये ऑनलाइन क्लास चल रही हैं इनको उसी तर्ज पे पढ़ना है या वो ही माहौल क्रिएट करना है कि अपनी ऑफलाइन क्लास ही बन जाए। क्योंकि विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऑनलाइन क्लास कभी भी ऑफलाइन क्लास नहीं बन सकती, लेकिन अपन मिलकर के अगर माहौल बनाएं या ऐसा माहौल क्रिएट करें कि मतलब जो मैं आपसे चाहता हूं वो मुझे मिले और जो आप मेरे से चाहते हैं वो आपको मिले। अगर इस भावना के साथ अपन चलते हैं तो वो अपन आराम से, आसानी से ऑनलाइन क्लासों को भी 90% तक अपन ऑफलाइन क्लासों में बदल सकते हैं। तो मेरा अब कहने का मतलब यह है, आप 9th क्लास की मैथ का अध्ययन करेंगे और 9th क्लास की जो मैथ है वो नए सिलेबस में आई है। नया पहले की जो बुक है पुरानी, वो सिलेबस चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी की नई बुक आई है, तो उस नई बुक के अकॉर्डिंग अपन अध्ययन करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 8वीं तक का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अलग है, छोटी बातें हैं उनमें, इनमें थोड़ा उनका विस्तारित रूप है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल लो से अप लेने जाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बिल्कुल छोटी छोटी बातों को आपको मैं बता रहा हूं। तो आपको बड़े ही ध्यान से इनको पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्लास ऑनलाइन जो वीडियो है उसको देखना है बड़े शांत दिमाग से। देखने के बाद में एक बार अगर आप देख लेते हो, उसके बाद में अपनी रफ कॉपी लेनी है, पेन लेना है, उसी वीडियो को आपको दोबारा देखना है और दोबारा देखने के बाद में आपको जो उसमें मैटर बताया गया है उस मैटर को रफ कॉपी में लिखना है। उस रफ कॉपी में मैटर में लिखने के बाद में आप उसको फेयर कॉपी में लिखोगे, क्योंकि अपन पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले उसकी जो थ्योरी है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या कैसे क्वेश्चनों को हल करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, वो संपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। तो प्राथमिक रूप से अपने को जिन की आवश्यकता है, जिन वस्तुओं की या जिन बुकों की आवश्यकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको 9th क्लास की न्यू बुक की व्यवस्था करनी है। 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में, जैसे भी आपकी और अभिभावकों की व्यवस्था बने उस प्रकार से आप जल्दी से जल्दी अपनी बुक की व्यवस्था करें। साथ ही साथ एक रफ कॉपी की व्यवस्था करें और साथ ही अपनी फेयर कॉपी की व्यवस्था करें। पेन, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह पूरी सिस्टम्स के साथ, जैसे अपन बैग का सेटअप स्कूल में लेकर के आते हैं वैसे ही जब आपकी सुबह आपको क्लास मिल जाती हैं तो जैसे ही क्लासें में देखने के लिए आप मोबाइल उठाते हैं उससे पहले अपने बैग को टटोलना है कि मैं एक विद्यालय जा रहा हूं, मोबाइल एक मेरा विद्यालय है। तो उस प्रकार से अपना सेटअप करें। उसके बाद में जो आपको छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं उनका अध्ययन करें। तो अपन फर्स्ट यूनिट से अपन स्टार्ट करें हैं। तो 9th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है वो है संख्या पद्धति। एक बात और विद्यार्थियों में आपको कहना चाहूंगा कि आप फर्स्ट बार मेरे से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज या जो मेरा पढ़ाने का तरीका हो वो आपके 1-2 दिन समझ में ना आए, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, पीछे पीछे दौड़ेंगे या जो भी बातें मैं बता रहा हूं सिस्टम से उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको वो दिन दूर नहीं होगा जब आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। अपनी जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, विद्यालय की आशाएं हैं, अभिभावक की आशाएं हैं, टीचर की आशाएं हैं, उनमें आप खरे उतरें, ऐसी मेहनत करें। और इसी मेहनत के साथ मैं आपको यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति की शुरुआत करता हूं। तो जो फर्स्ट है संख्या पद्धति, यानी कि अपन मैथ पढ़ते हैं। मैथ क्या है? संख्याओं का समूह है।
बहुत सारी संख्याएं होती हैं, उनकी गणनाएं करते हैं मैथ में। तो मैथ जो संख्याएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, तो उनके मामले में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं मोटी मोटी बातें लेता हूं। वास्तविक जो संख्याएं हैं, तो देखो वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी गुणनखंड को या किसी भी समस्या को मैथ से संबंधित है, उसको जब अपन हल करते हैं, गणना करते हैं, तो अपने को जो आंसर प्राप्त होते हैं, जिन संख्याओं में वो आंसर प्राप्त होते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने परिभाषा इसकी क्या बताई कि जब अपन, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, किसी भी पर्सन या गुणनखंड या कोई भी समस्या है को हल करने पर प्राप्त आंकड़े क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या। यह मैंने इसकी परिभाषा बताई है। अब इसको आपको समझना है। मैंने पहले बताया थोड़ा स्टैंडर्ड, मैं 9th क्लास के लेवल का ले रहा हूं इसमें। तो जैसे मान लीजिए मैथ में किसी भी क्वेश्चन को अपन हल करते हैं, आप भी करते थे, 8वीं क्लास में भी किया, अब तक करते आए हो। या तो अपने को धनात्मक मान प्राप्त होंगे, या अपने को ऋणात्मक मान प्राप्त होंगे, या अपने को कोई दशमलव के संख्याएं प्राप्त होंगी, या अपने को रूट की संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इनके अलावा कोई दूसरी संख्याएं अपने को प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, दशमलव संख्याएं और ये रूट की संख्याएं, ये सभी मिलकर के क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्याओं की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होती है? धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और रूट की संख्याएं भी होती हैं। तो देखो अभी वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें ये संख्याएं हैं तो दो भागों में कैसे बांटा जा सकता है? एक तो धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, एक दशमलव और रूट की संख्याएं, इनको अपन अलग अलग बांट सकते हैं। तो ये जो दशमलव और रूट की संख्याएं हैं जिनको P बटे Q में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाई? अपरिमेय संख्याएं। और ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाई? परिमेय संख्याएं। जिनको P बटे Q में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाई? परिमेय संख्याएं। और जिनको P बटे Q में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाई? अपरिमेय संख्याएं। अब अपन छोटी छोटी बातों की चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्याओं में ही अपन लेते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या जो नेचुरल संख्याएं होती हैं, तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं, इसकी परिभाषा हो गई अपने पास, वे सभी या वे संख्याएं जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाती है। वो क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात n से व्यक्त करते हैं इसको, 1 2 3 और ये चलती गई अनंत तक। तो काउंटिंग वाली संख्याएं, जो गिनती की जो संख्याएं होती हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि प्राकृत संख्या कौन सी संख्याएं हो गई? जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें कुछ तथ्य वाली बातें हैं प्राकृत संख्या में। तो तथ्य वाली बातें कौन सी हैं? देखो, कुछ तथ्य बता रहा हूं। यदि A व B दो प्राकृत संख्याएं हैं,
ए और बी दो प्राकृत संख्याएं हों तो इनका योग भी क्या होगा, प्राकृत संख्याओं में ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए ए की जगह 7 है, बी की जगह 3 है, तो 7 और 3 क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो इनका योग क्या हुआ, 7 + 3 = 10। 10 भी क्या प्राप्त हो गया, प्राकृत संख्याएं हो गया। मेरा कहने का मतलब है यदि प्राकृत संख्याओं का कितनी भी संख्याएं हो उनको अगर अपन जोड़ें तो वो भी क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्याओं में ही उनका योग आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। दूसरी अगर अपन बात करना चाहें, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, क्योंकि 1 से शुरू होती है। अब बड़ी से बड़ी तो अनंत तक चलती है, ये तो बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1। अगर अपन प्राकृत संख्याओं को मान लीजिए 3 प्राकृत संख्याएं हैं, ए बी सी, अगर इनका योग किया a + b + c, तो पहले a को जोड़ा, फिर b को जोड़ा, फिर c को जोड़ा। जैसे मान लीजिए a की जगह 3 है, b की जगह 2 है, c की जगह 1 है, तो इनका योग कितना आया, 3 और 2 5 और 1 6। अगर मैं इनका क्रम चेंज कर दूं कि सर ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इनको ऐसे जोड़ेंगे, c + b + a, तो भी आप जोड़ के देख सकते हो, 3 + 2 प्लस ये यहाँ सॉरी 1 2 और ये 3, तो इनका योग भी कितना हो गया, 6। तो कहने का मतलब प्राकृत संख्याओं का योग चाहे वो क्रम चेंज करो चाहे कैसे भी करो, प्राकृत संख्याओं में ही प्राप्त होता है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1। और प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या। इसको किससे व्यक्त करते हैं, n से व्यक्त करते हैं। तो ये आप छोटी सी इसकी परिभाषा थी प्राकृत संख्या की, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट, अब अपन सेकंड में बात करेंगे पूर्ण संख्या। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं। इसको W से वूल नंबर बोलते हैं, तो W आ गया, तो W से व्यक्त करते हैं इसको। इसका चिन्ह क्या है, W। वे सभी संख्याएं जो 0 से तो शुरू हों, 0 से शुरू हों तथा अनंत तक जाएं, वे सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। बहुत ही धीरे और बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। W से व्यक्त करते हैं तो क्या आ गया, 0 से शुरू होगा तो 0 1 2 3 ये चलती जाएंगी अनंत तक। अभी तक अपन ने 2 पढ़ी हैं, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 से शुरू होती है। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब देखो इसके कुछ तथ्य हैं। अगर अपन इसकी बात करें तो शुरू कहां से हो रहा है, 0 से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई, 0। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई, 0। अब देखो अगर अपन इसके ऊपर गौर करें तो ये जो पूर्ण संख्या बनी है आपकी, वो किससे बनी है, 0 प्लस प्राकृत संख्या। यानी कि 0 और प्राकृत संख्याएं मिलकर के क्या बनानी है, पूर्ण संख्या। तो आप अपन कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं, क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है, प्राकृत संख्या, और इनमें कॉमन क्या आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां समझा देता हूं, n प्राकृत संख्या को n से व्यक्त किया था अपन ने, 1 2 3, और इसको W से व्यक्त कर रहे हैं, 0 1 2 3।
अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 3 1 2 3, ये आगे वाली संख्याएं कॉमन आ रही है। तो ये 1 2 3 कौन सी है, काउंटिंग वाली संख्याएं हैं, और काउंटिंग वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो अपन लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। पॉइंट है ये, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अगली बात करें, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। यह आपको तथ्य याद रखने। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो ये संख्याएं तो सारी की सारी इसमें मिल रही हैं, तो ये सभी संख्याएं इसमें है, अतः n कहां मिल रहा है, w में, अर्थात n क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे किस में मिल रहे हैं, पूर्ण संख्याओं में। तो कहने का मतलब कि प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, जबकि सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो क्या अपवाद है, जीरो नहीं मिल रहा है प्राकृत संख्याओं में। तो इस प्रकार से अपनी ये पूर्ण संख्याएं। अब अपन 3 नंबर पे पढ़ेंगे सम संख्या, और 4 नंबर पे पढ़ेंगे विषम संख्या। इनमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि सम संख्या आप जानते हैं, विषम संख्या आप जानते हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें 2 का भाग जाता हो, जैसे 4 6 8, ये क्या है, समांक है, तो सम संख्याएं हो गई। और अगर अपन इसमें कुछ तथ्य की बात करें, तो जो जीरो है, इंपॉर्टेंट बात है, जीरो एक सम अंक है। जीरो क्या है, एक सम अंक है। अगर अपन इसकी डिटेल पढ़ते हैं, नॉर्मली अपन कह देते हैं कि जीरो सम भी नहीं है, विषम भी नहीं है, लेकिन अगर तथ्य पर बात करें तो जीरो क्या है, एक सम अंक है। जीरो क्या है, सम अंक है। मैथ में जीरो एक सम संख्या है। तो यह आपको बात याद रखना है, जीरो क्या है, सम अंक है। और जीरो क्या होती है, जिनमें 2 का भाग जाता हो। अब अगर अपन बात करें विषम का, तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। जैसे 3 5 7, ये क्या है, विषम अंक है। तो सम और विषम में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सम वो होती है जिनमें 2 का भाग जाता है, विषम वो होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब अपन अगली जो संख्या है उसके ऊपर बात करते हैं। अब अपन 5वीं जो संख्या है, अभाज्य संख्या, उनके ऊपर अपन गौर करते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो देखो, ऐसी संख्याएं जिनमें एक या उसी संख्या का भाग जाए, उसी संख्या का भाग जाए, यानी कि उसके में या तो ऐसी संख्या या तो 1 का भाग जाए, या जो संख्या है उसी का भाग जाए, वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 है, 3 में 1 का भी जाता है और उसी संख्या का भी जाता है। 5 है, 1 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। तो आप समझ गए होंगे, अभाज्य यानी कि उनके और टुकड़े नहीं होते हैं, और टुकड़े नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहां आपको ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट जो बात है जिसके ऊपर गौर करना है, हो सकता है आपको बुक में भी न मिले ये बात, और अभी तक मेरे को बताने के बाद में आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या मैटर आ गया। तो वो जो मैटर है,
वो आप 8वीं तक का अलग सिस्टम है। अब जैसे जैसे आप चलेंगे वो अलग सिस्टम बनता जाएगा। तो देखो, अब अगर आपको मैं एक संख्या, दो बातें हैं, अभाज्य संख्या और ये अभाज्य गुणनखंड और केवल गुणनखंड, दो बातें हैं। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अलग होते हैं और गुणनखंड अलग होते हैं। जल्दबाजी में अपन बोल देते हैं कि 25 के गुणनखंड कीजिए, 25 के गुणनखंड कीजिए, तो आप ऐसे करोगे 5 5 5 1। तो ये क्या आ गया, इसके गुणनखंड नहीं आया है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि अब 25 संख्या है, 25 के अभाज्य गुणनखंड हुए 5 गुणा 5। यानी कि देखो, ऐसी संख्या जिनमें एक या उसी संख्या का भाग जाए, तो देखो 25 के जो अभाज्य गुणनखंड किए, यानी कि ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके टुकड़े आगे नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो जैसे 25 के 5 और 5, ये तो क्या कहलाए? अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ध्यान दे लेना, किसी भी संख्या के ऐसे टुकड़े जिनके बाद में कोई टुकड़े नहीं होते हैं और गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? यानी कि संख्या के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे संख्याओं में तोड़ो जिनके गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो और वो सभी संख्याएं कोई आगे टुकड़े नहीं होते, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। बोलने के लिए तो मैंने कह दिया कि 25 के गुणनखंड कीजिए, लेकिन आप 25 के गुणनखंड नहीं कर रहे हो। 25 के आप क्या कर रहे हो? अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो। इस तरीके से अगर गुणनखंड करें तो सही सिस्टम इसका यह है, 25 के अगर अपन गुणनखंड करना चाहें, गुणनखंड का मतलब है गुणन, गुणा, यानी कि 25 में किस किस संख्या का भाग जाता है, वो सभी की सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। तो देखो 25 में 1 का भी जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है और फिर 25 का जाता है। ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। 25 के गुणनखंड कितने हुए? गुणनखंड वाली संख्याएं कौन कौन सी हुई? गुणनखंड 1, 5 और 25 इसके गुणनखंड है। और ये 5 गुणा 5 क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको, अभाज्य संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक का भाग जाए या उसी संख्या का भाग जाए, वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब नेक्स्ट, अब 6 नंबर पे अपन संख्या ले रहे हैं संयुक्त संख्याएं। अगर अपन संयुक्त संख्याओं की परिभाषा की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक का उस संख्या का तथा अन्य दूसरी संख्या का भाग जाए, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त संख्याएं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक का भाग भी जाना चाहिए, उस संख्या का भी भाग जाना चाहिए और उस संख्या के अलावा एक तीसरी संख्या और होनी चाहिए जिसका उस संख्या में भाग जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाती हैं? संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 25 को ही ले लीजिए, तो 25 में देखो एक का भाग जा रहा है, राइट, 25 का भाग भी जा रहा है, यानी कि उस संख्या का भी जा रहा है, यानी कि ये तो हो गया एक का भाग जा रहा है। संख्या का भी भाग जा रहा है,
अन्य संख्या 5, अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है। तो ये संख्याएं क्या कहलाई? संयुक्त संख्याएं कहलाई। क्या कहलाई? संयुक्त, जुड़ी हुई आपस में। तो संयुक्त संख्याएं क्या कहलाई? ऐसी संख्याएं जिनमें एक का या उस संख्या का या अन्य दूसरी संख्या का भाग जाए, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? संयुक्त संख्याएं। तो स्टूडेंट, अभी अपन ने छोटी छोटी 6 संख्याएं पढ़ी हैं और अपने पास 5-7 संख्याएं हैं जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको रफ कॉपी में लिखना है, इनको याद करना है और अपनी फेयर कॉपी में इनको लिखना है। तो ये संख्या पद्धति है जो मैंने बिल्कुल लो लेवल से लेने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, स्कूल में संपर्क कर सकते हैं, या मेरे को फोन कर सकते हैं, या स्कूल मैनेजमेंट को फोन कर सकते हैं। जैसी भी आपकी सुविधा बने उस हिसाब से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है, चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे अन्य टीचर पढ़ाए या और कोई पढ़ाए, मेन बात होती है आपको जो मैटर आपको दिया जा रहा है वो मैटर आपको समझ में आना चाहिए। मेन बात यह है, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी वाला कोई बात नहीं है। आपका समय है, अमूल्य है। अभिभावकों के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपकी मॉनिटरिंग कर सके ज्यादा। तो आपका ये जो क्लासें हो रही हैं ऑनलाइन, वो एक आपके विश्वास, आपके आत्मविश्वास के ऊपर ही निर्भर है। हमें विश्वास है कि आप वीडियो वगैरह देखते हैं, इनको ढंग से पढ़ते हैं, कोई समस्या आती है तो हमारे से पूछेंगे, ये हम आशा करेंगे। अभिभावक जानते हैं कि अपना बच्चा पढ़ रहा है, मोबाइल से स्कूलें क्लासें दे रही है और बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है, तो अपने को संतुष्टि ही नहीं होना है, उसका कुछ फल भी अपने को प्राप्त करना है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।